नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आज अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आपकी क्लास जो है आज अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को देखेंगे हम। पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेसिक जानकारी हमने दिया था आपको, और उनकी साम्राज्यवादी नीति को भी हमने वादा किया था पढ़ाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया पेपर का बच्चों, वो साम्राज्यवादी या राजनीतिक इतिहास बहुत कम पूछा गया है। कभी कभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ज़्यादातर बच्चों कल्चर और इससे आर्ट से आए हुए हैं, तो आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखकर बच्चों आज जो हम चर्चा करेंगे वो बेसिकली आपके अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर होगा, ठीक, ताकि जो बच्चे 4 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कुछ लाभ मिल सके। तो फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट बच्चों लाइक एंड शेयर करिए, जितने भी लोग हैं बाकी सभी लोग जुड़ सकें। हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, और क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी क्लासें हमारी अभी कंटिन्यू है अनअकैडमी पर, उसको देख सकते हैं बच्चों। देखिए अनअकैडमी पर बच्चों 2 स्पेशल क्लासें अभी कंटिन्यू हैं, 2 स्पेशल क्लास हमारी कंटिन्यू है। एक आपको सुबह मॉर्निंग में 10 AM पर, ये दोनों क्लासें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं। सुबह मेडिवल हिस्ट्री की क्लास होती है बच्चों, और रात को जो है आपका 10 AM प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है। अभी सभी को ये पता है कि अनअकैडमी पर बच्चों आपके 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर आपके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब है। अनअकैडमी पर बच्चों आपके 2 प्लेटफॉर्म हैं, यानी आपको एजुकेशन देने के लिए अनअकैडमी ने 2 प्लेटफॉर्म आपको दिए हैं। पहला बच्चों यूट्यूब, और दूसरा आपका बच्चों लर्निंग ऐप, ठीक है, यानी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक। तो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं ये आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, कोई आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। जहाँ पर आप ज़्यादातर क्लासें कंटेंट बेस्ड होती हैं, प्री ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। ऐप जो होता है बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यहाँ पर जो क्लासें होती हैं उसमें 3 तरह की क्लासेस आपको दिखेंगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। पहली जो क्लास होती है बच्चों वो आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती है बच्चों, जहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है बच्चों वो आपके क्यूज का है। अभी अनअकैडमी ने एक नया चीज़ आपके लिए लाया बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक। कल उसका पहला डे था, और आज की क्लास में भी जब आपकी क्लास फिनिश होगी तो किसी को जाना नहीं है, ठीक है। आज भी हम वो प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों, 15 मिनट का वो प्रैक्टिस सेशन होगा। क्लास के लास्ट में आपको 1 मिनट केवल वेट करना होगा, उसके बाद वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 15 मिनट आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, बाकी 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। तो क्विज बच्चों, क्विज टेस्ट आपका ये दूसरा है। तीसरा आपका बच्चों प्लस है, तीसरा प्लेटफॉर्म इसमें प्लस है, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास और क्विज जो ये दोनों फ्री होती हैं, ये दोनों क्लासें ऐप पर भी बच्चों फ्री हैं, ठीक है। ये दोनों क्लासेस ऐप पर फ्री हैं। लेकिन प्लस पर वो बच्चा आता है जो वास्तव में यूपीएससी को लेकर सीरियस है, या जो बेहतर तरीके से यूपीएससी को देना चाहता है, ठीक है, सफल होना चाहता है, यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की जो तैयारी चाहता है, वो बच्चा प्लस पे आता है। और यहाँ पर बच्चों सब्सक्रिप्शन के थ्रू बच्चा आता है, ठीक है। और प्लस पर जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस पर जो बच्चों सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए एक फ्रेश बैच हमने स्टार्ट किया है 8 सितंबर से, आर्ट एंड कल्चर विद करंट अफेयर्स, एकदम अपडेट बैच है। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो जो बच्चा प्लस पर आना चाहता है उसके लिए प्लस पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराती है अनअकैडमी। उसमें प्लस जो है ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक जो है आप एडवांस सब्सक्रिप्शन इसे कह सकते हैं। एडवांस इन द सेंस, आइकॉनिक एडवांस क्यों है बच्चों, क्योंकि देखिए तैयारी तो आपको दोनों में, प्री मेंस इंटरव्यू, ये दोनों में आपको बच्चों प्राप्त होता है, यानी कंप्लीट तैयारी अनअकैडमी के दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगी। यानी किसी भी चीज, चाहे ऑप्शनल, जीएस, एवरीथिंग, निबंध, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो जाएगा।
आइकॉनिक थोड़ा बेहतर इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर आपको एक पर्सनल कोच अनअकैडमी आपको देती है जो आपको पूरी तरह से क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, वो सुबह आपको जो है मॉर्निंग में ही आपको बच्चों वो टास्क आपको दे देते हैं। जो आपका कोच होगा वो मॉर्निंग में ही आपको टास्क दे देगा। ठीक, चाहे टास्क में जैसे आपका न्यूज़पेपर होगा, एडिटोरियल होगा, क्वेश्चन होगा, आपको कोई टॉपिक वो दे देगा कि भाई ये टॉपिक आज की डे में आपको कंप्लीट होने चाहिए, इतने आंसर आपको राइटिंग करना है। ठीक, शाम को वो आपको चेक करेंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग का एक प्रोफार्मा भी उस क्वेश्चन का वो आपको भेज देते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतर चीज आपको आइकॉनिक में अनअकैडमी दे रही है, जो पूरी तरह से आपको इस बात के लिए प्रेशराइज्ड कर देता है कि नहीं आपको पढ़ना ही है। क्योंकि होता क्या है, हम थोड़ा आलसी होते हैं बच्चों। तो ये जो है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो है यह एक सुविधा पर्सनल कोच की जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक, दोनों अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं 2 साल का बच्चों, आइकॉनिक अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं आइकॉनिक कोर्स, तो ये आपको 99,000 में, लेकिन यहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट मिलने के बाद बच्चों आपको केवल 89,100 आपको पे करना है 2 ईयर के लिए, और 57,600 पे करना है आइकॉनिक में 1 ईयर के लिए। लेकिन ये 10% का डिस्काउंट ये तब आपको मिलेगा बच्चों जब आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव, ये रेफरल कोड अप्लाई करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और हमारे गाइडेंस में आपको वर्क करने का अवसर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों, क्योंकि आपको अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स होते हैं उनका गाइडेंस आपके लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, ये गाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आप हमारे गाइडेंस में वर्क कर सकते हैं। हमारे गाइडेंस में आपको हमेशा गाइडेंस हमारा आपको मिलता रहेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चों ये भी 10% डिस्काउंट के साथ 2 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 57,600 में मिलेगा और 1 ईयर का 39,600 में। ठीक, तो ये ध्यान रखिए जो है, ठीक, कि कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग आप बच्चों ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे उसका चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपके साथ एकदम डिफरेंट तैयारी की जाएगी, डिफरेंट शुरुआत की जाएगी। पूरी तरह से बेसिक से आपकी तैयारी की स्टार्टिंग की जाती है, मेंस ओरिएंटेड आपका कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये हमारा रेफरल कोड है जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए और आज चर्चा करते हैं बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का। और सभी को ध्यान में रखना है कि क्लास के ओवर होने के बाद बच्चों आपका एक टेस्ट शेड्यूल होना है। ठीक है, टेस्ट शेड्यूल होना बच्चों, और टेस्ट शेड्यूल में आपको जस्ट क्लास के 1 मिनट बाद वो आपका स्टार्ट होगा, तो सभी को जाना नहीं है, क्लास में रुकना है। ठीक है, चलिए, दीपशिखा, अजय, मंजू, माही, ठीक है, रेशमा, चंचल, ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। ठीक है बच्चों, 2 चीजें हम देखेंगे। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख किसने किया है, यानी किसके थ्रू, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है इस बाजार व्यवस्था को जानने का। ठीक, और दूसरा, इस बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, बाजार व्यवस्था इंप्लीमेंट करने का अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था। ठीक, इन दोनों चीज़ों पर पहले चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के विषय में सबसे पहले जानकारी देता है कौन, बर्नी। बर्नी एक महान इतिहासकार है बच्चों, और बर्नी की किताब का नाम है तारीख फिरोजशाही।
इसकी किताब है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ये बर्नी की किताब है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। दूसरी किताब है इनकी बच्चों खजाइनुल फतूह, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की बच्चों। दूसरी कौन सी पुस्तक है जो बाजार व्यवस्था की जानकारी देती है? वो किताब है बच्चों अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। तो ये दो हमारे पास रिसोर्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी हमको बच्चों प्राप्त होती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में हमें बर्नी की तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह, इन दो किताबों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कहते हैं कि बच्चों अलाउद्दीन खिलजी इस बाजार व्यवस्था को दिल्ली में बदायूं गेट है बच्चों दिल्ली में, कहते हैं बदायूं गेट के अंदर इस बाजार व्यवस्था का उसने क्या किया था, निर्माण किया था। लेकिन वो सारी चीज़ों की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम उद्देश्य पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाजार व्यवस्था को क्यों इम्प्लीमेंट किया, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने इस सिस्टम को या इस व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें किया है, ठीक है। तो चलिए उद्देश्य की चर्चा करते हैं कि क्या उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का। उद्देश्य क्या है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का? हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सभी लोग अभी सभी बच्चे लाइव हो जाएंगे। जब ये सारे बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद बच्चों आपको हम कोड प्रोवाइड कर देंगे, आज के टेस्ट शेड्यूल का कोड, ठीक। और क्लास के एंड होने के मात्र जो है 1 से 2 मिनट में वो टेस्ट शेड्यूल आपको अपीयर होना है, वहां पर आपको जाके क्विज टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। तो कोड हम अभी सभी लोग लाइव हो जाएं तो हम कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो उद्देश्य क्या है? बर्नी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बर्नी क्या बताता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य? बर्नी के अनुसार बच्चों, बर्नी के अनुसार, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था इस वजह से लागू किया क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब से हुई थी तब से इल्तुतमिश से लेकर बच्चों मंगोलों का आक्रमण हमेशा दिल्ली पर क्या रहा, बना रहा। मंगोलों का आक्रमण, कहते हैं कि जलालुद्दीन मकबरनी पहला मंगोल था जो इल्तुतमिश के समय सिंध नदी के तट पर आया था और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगा था। लेकिन इल्तुतमिश वहां बुद्धिमत्ता दिखाकर बच्चों मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लेता है। कहते हैं कि उसके बाद मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर होना शुरू हुआ रजिया के समय बच्चों और आपके बलबन के समय। लेकिन कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो अकॉर्डिंग टू बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से इस बाजार व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। तो बाजार व्यवस्था का मंगोल आक्रमण से क्या रिलेशन है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों, मंगोल आक्रमण को रोकने का मतलब है कि एक बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास होनी चाहिए। बर्नी कहता है कि मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन के पास एक बड़ी सेना का होना जरूरी था। अब ये बड़ी सेना का निर्माण करना है तो इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए। अगर आपको बड़ी सेना बनाना है तो आपके पास या तो आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि यानी राजकोष मजबूत हो, आर्थिक राजकोष मजबूत हो बच्चों, एक मजबूत राजकोष हो, आर्थिक राजकोष क्या हो, मजबूत हो, आर्थिक राजकोष मजबूत हो। या तो पहला विकल्प तो ये था कि एक बड़ा राजकोष, एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो, तो चाहे जितनी सेना आप रख लीजिए। लेकिन अगर ये नहीं है, और चूंकि आपको पता है कि भाई जब तक गुलाम वंश था तब तक गोरी द्वारा जीते गए क्षेत्र में कोई विस्तार सुल्तानों ने या तुर्कों ने नहीं किया था, तो आर्थिक समृद्धि तो बहुत आई नहीं थी। तो प्रश्न ये है कि आखिर कैसे बड़ी सेना ग्रहण किया जाए, रखा जाए। तो बर्नी कहता है कि जब ये विकल्प नहीं मिला अलाउद्दीन खिलजी को तो उसने दूसरा विकल्प अपनाया, यानी कम मूल्य
पर, यानी कम मूल्य पर मतलब कम वेतन पर उसने एक बड़ी सेना रखने का निर्णय लिया। कम वेतन पर भी तो एक बड़ी सेना रखे। भाई दो विकल्प हो सकते हैं, या तो आपके पास बहुत ज्यादा धन हो तो ज्यादा वेतन देकर भी एक बड़ी सेना रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ये प्रयास करेंगे कि जो सैनिक हम रखें वो मिनिमम वेतन पर, मिनिमम वेजेस पर हम उसको रखें, मिनिमम वेतन पर हम उसको रखें बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास दूसरा विकल्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा विकल्प अपनाया, और दूसरा विकल्प अपनाने के लिए उसे क्या करना था? भाई कम वेतन तो आप सैनिकों को दे देते, ठीक है, लेकिन कम वेतन पर सैनिक आपको सेवा क्यों देगा? भाई कोई भी सैनिक कम वेतन पर सेवा क्यों देता आपको? कोई भी सैनिक कम वेतन सेवा इसलिए देगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन पर भी सैनिक रखने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था को लागू करे ताकि वह वस्तुओं के मूल्य को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। वस्तुओं के मूल्य को वो क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित कर सके। वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित कर सके। भाई देखिए, इसको ऐसे व्यवहार में समझिए बच्चों थोड़ा सा। मान लीजिए आप 50,000 वेतन पाते हो, सपोज करिए आप मंथली वेतन 50,000 पाते हो, ठीक, और इस समय यानी 2020 में अगर आप 50,000 वेतन पा रहे हो, ठीक, 50,000 वेतन अगर आप 2020 में पा रहे हो, और वस्तुओं का मूल्य इतना ज़्यादा है, महंगाई इतना ज़्यादा है कि इसमें से 40,000 रुपये आपके क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। यानी आपको अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या रोज रेगुलर बेसिस चीज़ों को उपयोग करने के लिए आप 50 में से 40,000 क्या कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं बच्चों। सेविंग कितना आ रही है आपकी? 10,000 आपकी सेविंग आ रही है, ठीक। तो ये 40,000 क्यों खर्च हो रहा है? महंगाई अधिक होने के कारण, वस्तुओं का मूल्य अधिक होने के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उसने इसको क्या किया? कम रखा। उसने अपने सैनिकों को 50,000 के बजाय उसने कहा हम आपको 20,000 ही वेतन देंगे। लेकिन उसने क्या किया? यहां पर वस्तुओं के मूल्य को क्या किया? कंट्रोल कर दिया। वस्तु के मूल्य को नियंत्रित किया। वस्तु के मूल्य को क्या कर दिया? वस्तु के मूल्य को नियंत्रित किया बच्चों। इसको मिनिमम मूल्य पर निर्धारित किया। वस्तु को मूल्य को नियंत्रित कर दिया। अब जब वस्तु का मूल्य नियंत्रित हो गया तो 20,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति 10,000 में अपना ये जीवन चला ले रहा है, और अब भी उसकी सेविंग कितनी है? 10,000 है। तो बच्चों नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। भाई 50,000 आप पाते थे तब भी आप 10,000 की सेविंग करते थे, और आप 20,000 पा रहे हो तब भी आप 10,000 की सेविंग कर रहे हो, तो नुकसान तो कोई नहीं है। नुकसान कोई नहीं बच्चों, बस अंकों का अंतर है, नुकसान कोई नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा सैनिक तो रखा, लेकिन उनको ज्यादा वेतन देके नहीं रखा। वेतन उनको कम दिया, लेकिन उनका लाभ या जीवन उनका उतने में चल जाए, इसके लिए उसने क्या किया? बाजार व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया। ऐसा कहना है किसका? बर्नी का। ऐसा किसका कहना है? बर्नी का। मेरी बात समझ रहे नहीं बच्चों आप लोग? ऐसा किसका कहना है? बर्नी का, ठीक है। अब देखिए, ये तो बर्नी बताता है, ये उद्देश्य किसने बताया? बर्नी ने। अगला कहता है, बर्नी एक बात और कहता है। बर्नी ये भी कहता है, बर्नी बच्चों ये भी कहता है कि बर्नी के अनुसार एक ही लेखक दो बातें करता। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने हिंदुओं को दंड देने के लिए, अलाउद्दीन ने हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए, हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए लागू किया था, ठीक। क्योंकि आपको पता था कि भारत में अभी तक मैक्सिमम व्यापार किसके हाथ में था? हिंदू व्यापारियों के हाथ में था बच्चों। ज्यादातर लाभ यही ले रहे थे, ठीक है। तो बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था में को इसलिए लागू किया ताकि वो हिंदुओं को क्या करे? दंडित कर सके। क्योंकि बाजार व्यवस्था के अधीन जो है वस्तुओं के मूल्य क्या कर दिए गए? घटा दिए गए, जिससे इन व्यापारियों का लाभ क्या हो गया? कम हो गया। और इस तरह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था से इनको क्या किया? दंडित किया, ठीक है। लेकिन बच्चों अमीर खुसरो क्या कहता है? अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के विषय में अमीर खुसरो क्या कहता है? अमीर खुसरो कहता है
अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो क्या बताता है? अमीर खुसरो के अनुसार यह बाजार व्यवस्था अमीर खुसरो के अनुसार बच्चों यह बाजार व्यवस्था मूल रूप से प्रजा को राहत देने के लिए लाया गया था। यह बाजार व्यवस्था मूलतः प्रजा को राहत देने के लिए लाया गया था। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति को लेकर अमीर खुसरो का अलग स्टेटमेंट है और बरनी का अलग स्टेटमेंट है। अमीर खुसरो का यह कहना है कि चूंकि महंगाई ज्यादा थी, बाजार व्यवस्था के तहत उसने वस्तुओं के मूल्य को क्या किया? कम किया। इससे कहीं न कहीं आम जनता को क्या मिली? राहत मिली। ये अमीर खुसरो का कहना है। लेकिन एक लेखक और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था जनता को सुख पहुंचाने के लिए उसने किया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने उद्देश्य बताए। तो आइए देखते हैं आखिर वास्तव में बाजार व्यवस्था थी क्या। तो बाजार व्यवस्था का मूल उद्देश्य, मूल मंतव्य सिर्फ इतना था बच्चों कि भाई बाजार व्यवस्था का मतलब ही था कि वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना। बाजार व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? वस्तु के मूल्य को क्या करना? कंट्रोल करना। वस्तु के मूल्य को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है, तो आज भी वस्तुओं के मूल्य को कंट्रोल करना बच्चों एक बहुत जरूरी है। ठीक है, आज भी आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ा हुआ है, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे किया। कहा जाता है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति जो है वह उसके मूल्य निर्धारण से जुड़ी हुई है और यह बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में लागू किया। ठीक, और कहा जाता है दिल्ली के बदायूं द्वार के अंदर उसने बाजार निर्मित किया। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की केवल दिल्ली से जुड़ी हुई थी और कुछ लोगों का मानना है कि यह बाजार व्यवस्था उसके पूरे साम्राज्य में लागू थी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन जहां तक ये कहना है कि यह बाजार व्यवस्था मूल रूप से दिल्ली से ही जुड़ी हुई थी। तो ये बाजार अलाउद्दीन खिलजी कहां पर स्थापित करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी बच्चों दिल्ली में बदायूं द्वार के अंदर क्या करता है? बाजार की स्थापना करता है और उस बाजार का नाम क्या था? सराय अदल। ठीक है, कहां पर स्थापित किया? दिल्ली में बदायूं द्वार के अंदर क्या स्थापित करता बच्चों? बाजार। यहां पर वो बाजार बनाता है। इस बाजार पर पूरी तरह किसका नियंत्रण है? राज्य का नियंत्रण है। इस बाजार को क्या कहा जाता था बच्चों? सराय अदल। ठीक, इसको आप केंद्रीय बाजार कह सकते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे किसके अधीन थी? अलाउद्दीन खिलजी के। तो केंद्रीय बाजार की उसने क्या किया? स्थापना किया और इस बाजार पर सीधे सीधे किसका नियंत्रण था? अलाउद्दीन खिलजी का था बच्चों। कहते हैं इस केंद्रीय बाजार में 3 प्रकार के बाजार थे। इस केंद्रीय बाजार में बच्चों 3 प्रकार के बाजार थे। पहला बाजार था बच्चों अनाज का बाजार। अनाज का बाजार, अनाज का बाजार। दूसरा बाजार है बच्चों वस्त्रों का बाजार। वस्त्रों का बाजार, वस्त्रों का बाजार। और तीसरा है मवेशी, मवेशी एवं दासों का बाजार। दास और मवेशी, सोचिए दास का सम्मान उस समय या कितना था बच्चों? जानवरों की तरह। दास और मवेशी यानी जानवर एक ही बाजार में क्या होते थे? बिकते थे। ठीक,
अब देखिए बाजार जो था केंद्रीय बाजार, उसको 3 भागों में बांटा गया था। अनाज का बाजार अलग था, वस्त्रों का बाजार अलग था, मवेशियों और दासों का बाजार अलग था। तो ओवरऑल कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है बच्चों, एक बार लाइक एंड शेयर तो कर दो यार सभी लोग। बच्चों जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी संख्या अभी बहुत कम है। ठीक है, आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो यार। चलिए फटाफट लाइक एंड शेयर करिए, फटाफट करिए। जीवा, देवेश, प्रतिमा, अजय, प्रियंका, अनुराधा, एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर 3 तरह के वो बाजार का निर्माण करता है। कहते हैं कि बाजार, अब वो बाजार की कंट्रोलिंग भी कैसे करता है उसको देखिए। कहते हैं बाजार का अधिकारी कौन था बच्चों? शहनाई मंडी। इसका अधिकारी कौन था? इसका अधिकारी उसने किसको बनाया? शहनाई मंडी, शहनाई मंडी। तो बाजार का मुख्य अधिकारी कौन होता था? शहनाई मंडी। और यहां पर हर बाजार का अलग क्या होता था? शहना होता था। हर बाजार का अपना अलग अधिकारी होता था और हर बाजार में एक शहना होता था। हर बाजार में बच्चों क्या होता था? एक शहना जो अधिकारी था, ये पद है। ठीक, ये तीनों शहना इस शहना मंडी के अधीन होते थे। जो शहनाई मंडी ये मुख्य अधिकारी था बाजार का, और तीनों शहना बच्चों इसके क्या होते थे? अधीन होते थे। तीनों शहना इसके क्या थे? अधीन थे। तीनों शहना इसके क्या है? अधीन है। ठीक है, अब देखिए, तो बाजार को भी 3 भागों में बांटता है। अलग अलग बाजारों के अलग अलग नियंत्रक है, जिसको क्या कहते हैं? शहनाई, शहना माने शहना कहते हैं। और इनका मूल नियंत्रक कौन है? शहनाई मंडी। ठीक, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी बच्चों अपने समय शहनाई मंडी किसको बनाया? मलिक काबुल को। ये पद किसको दिया गया अलाउद्दीन के समय? मलिक काबुल को। अलाउद्दीन खिलजी ने यह पद किसको दिया? मलिक काबुल को दिया। किसको दिया बच्चों? मलिक काबुल को। शहनाई मंडी का उद्देश्य क्या था? शहनाई मंडी क्या करता था बच्चों? शहनाई मंडी का काम क्या होता था? जरा ध्यान दीजिए, शहनाई मंडी का क्या कार्य था? शहनाई मंडी, इसका कार्य क्या था? शहनाई मंडी का पहला कार्य होता था सभी व्यापारियों को क्या करना? रजिस्टर्ड करना बच्चों, और सौदागरों पर नियंत्रण रखना। सभी व्यापारियों एवं सौदागरों, सभी व्यापारियों एवं सौदागरों को रजिस्टर्ड करना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वो लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन करना एवं नियंत्रण रखना, ठीक है, एवं नियंत्रण रखना। ये पहला काम होता था किसका? शहनाई मंडी का। यानी कोई भी व्यापारी बिना राज्य से अनुमति लिए वह दिल्ली सल्तनत में व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, बिना अनुमति के वो व्यापार नहीं करता था बच्चों। तो उसके पहले उसको क्या करना होता था? रजिस्टर्ड होना था। उसके पहले उसको क्या करना पड़ता था बच्चों? रजिस्टर्ड कराना पड़ता था अपने आप को। ठीक, और एक परमिट लेना पड़ता था। और ये परमिट कौन देता था? एक परमिट लेना पड़ता था उनको। ये परमिट देता था परवाना नवीश। इनको एक परमिट लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए। और ये परमिट किसके द्वारा दिया जाता था? परवाना नवीश के द्वारा दिया जाता था। परवाना नवीश ये अधिकारी था बच्चों। तो परमिट कौन देता था? परवाना नवीश नामक अधिकारी देता था इन व्यापारियों को परमिट, माने व्यापार करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, कहते हैं कि जो दुकानदार थे, दुकानदारों एवं कीमतों पर भी नियंत्रण करना इनका काम था शहनाई मंडी का। दुकानदारों एवं
दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण करना, दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण करना। ठीक, दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण करना। तो दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण करने का क्या तात्पर्य है? दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण करने का तात्पर्य यह है, पानी पर यह है बच्चों कि कोई भी दुकानदार गलत तरीके से व्यापार नहीं कर सकता था। यानी कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था वो। ठीक, गलत मूल्य नहीं वसूल सकता था वो, कम अनाज नहीं तौल सकता था। अगर वो कम अनाज तौल देता था तो जितनी वो बेईमानी करता था उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। ये इतने कठोर नियम लागू किए गए थे बच्चों, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद जो है तीसरा काम इस शहनाई मंडी का होता था न्याय करना। शहना मंडी का तीसरा काम था बच्चों न्याय करना। ठीक, तो यानी अगर व्यापार में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ, कोई भी गलत काम हुआ, तो उसके संदर्भ में न्याय करने का काम भी किसका होता था? शहनाई मंडी का। तो ये तीन काम होते थे किसको बच्चों? शहनाई मंडी के। ठीक, अब देखिए शहना मंडी को कौन कंट्रोल करता था? भाई कोई भी अधिकारी अगर स्वतंत्र हो जाएगा तो कहीं न कहीं वो स्वयं भ्रष्टाचारी हो जाएगा। तो प्रशासन का मतलब ही होता है कि हर वर्ग पर, हर प्रशासन पर एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। तो शहनाई मंडी को कौन कंट्रोल करता था? शहनाई मंडी के ऊपर होता था दीवान रियासत। इसके ऊपर कौन होता था बच्चों? दीवान रियासत। ये विभाग सबसे पहले किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान रियासत, इसको मतलब आप कह सकते हैं वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री क्या कह सकते हैं बच्चों इसको? वाणिज्य मंत्री। ठीक, ये सर्वोच्च अधिकारी था। ये कैसा अधिकारी था बच्चों? सर्वोच्च अधिकारी। और ये पद दिया गया किसको? मलिक याकूब को। मलिक याकूब, देखिए मलिक कबूल दूसरा है, मलिक याकूब दूसरा है। ये पद दिया गया किसको? मलिक याकूब को। ठीक, तो जो दीवान रियासत होती थी इसका क्या काम होता था बच्चों? दीवान रियासत का काम था आर्थिक नियमों को लागू करना और पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, आर्थिक नियमों को क्या करना? लागू करना। जो भी नियम अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है उन नियमों को क्या करना? लागू करना। आर्थिक नियमों को लागू करना, आर्थिक नियमों को लागू करना एवं आर्थिक नियमों को लागू करना एवं नियंत्रण बनाए रखना, एवं नियंत्रण बनाए आर्थिक नियमों को लागू करना एवं नियंत्रण बनाए रखना। ठीक, तो ये काम था बच्चों किसका? मलिक याकूब का। ठीक है, यानी दीवान रियासत का। ठीक, तो ये एक तरह से कहीं न कहीं बच्चों एक नियंत्रण, एक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति के तहत बनाने का प्रयास किया। अब देखिए, कहते शहना मंडी के ऊपर ये था, शहना के नीचे 3 शहना थे, और भी अधिकारी होते थे बच्चों। कहते शहना का मूल जो सहायक होता था उसको कहते हैं कि शहनाई मंडी के अतिरिक्त भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था से संबंधित कुछ नए पदों को भी और सृजित किया था। जैसे बरीद। बरीद हालांकि आप बलबन के समय भी देखेंगे, लेकिन बरीद बच्चों यहां भी देख सकते हैं आप। पहले थोड़ा सा पदों के बारे में जान लीजिए, फिर बाजार के बारे में बात करते थे। बरीद, बरीद कौन होता था? गुप्तचर। गुप्तचर ये बरीद था बच्चों। ये सीधे अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी टाइम, किसी भी समय सूचना दे सकता था। ठीक है, इस पे कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोलिंग नहीं था। ये पूरी तरह से सीधे सूचना पहुंचा सकता था, और इससे कहीं न कहीं प्रशासन एक डरा सा रहता था बच्चों। तो कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी पकड़ जो है, पूरी पावर, यानी पूरा कैप्चरिंग पावर पूरी प्रशासन पर क्या किया था? लगाया हुआ था। ठीक, एक और है मोहनियान। मोहनियान, मोहनियान होता बच्चों ये भी जासूस है। मोहनियान, मोहनियान, मोहनियान ये क्या होता था बच्चों? ये जासूस था। मोहनियान क्या था बच्चों? जासूस।
मोहनयान कौन था? जासूस है। ठीक है, ये कौन है बच्चों? ये जासूस है। ठीक, तो ये भी गुप्तचर की तरह ही व्यवस्था करता था। एक अधिकारी होता था मुहतसिब। मुहतसिब क्या करता था? ये जनसाधारण के नैतिक नियमों का रक्षक था। यानी ये देखता था कि आम लोगों के बीच कहीं न बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ तो नहीं रहा है, यानी जो नियम है, जो नैतिक नियम है, क्या जनता उसका पालन कर रही है, नहीं कर रही है। माप तौल व्यवस्था से पूरी तरह से जुड़ा था। माप तौल में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल करता था। तो मुहतसिब का भी अपना एक बड़ा अहम रोल होता था, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुहतसिब, मुहतसिब, तो ये बच्चों नैतिक नियमों का क्या था? रक्षक था। नैतिक नियमों का रक्षक था। नैतिक नियमों का क्या है? रक्षक है। ठीक, तो ये तो पदाधिकारियों की बात हमने कर लिया। ठीक है, आइए अब जरा सा बाजार के विषय में चर्चा करते हैं कि वास्तव में बाजार जो तीनों उसने बनाया, उन तीनों बाजारों का मूल मंतव्य क्या था और कौन सा बाजार किन चीजों से जुड़ा हुआ था बच्चों। ठीक है, चार्जर, एक सेकंड बच्चों। तो पहला बाजार बच्चों क्या था? अनाजों का बाजार। तो अलाउद्दीन ने अनाजों के बाजार को निर्मित तो कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि उस बाजार में अनाज का संग्रहण कहां से होगा, उसके बारे में वो क्या करता है। एक सेकंड बच्चों, मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है। चलिए देखिए, तो बाजार कितने थे? 3। अनाज का बाजार, अनाज का बाजार बच्चों, वस्त्र का बाजार, और मवेशी एवं दासों का बाजार। मवेशी एवं दासों का बाजार। ठीक है, मवेशी एवं दासों का बाजार। अब देखिए बच्चों, भाई अनाज का सबसे पहला काम उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने किया, अनाजों का मूल्य निर्धारण किया। मूल्य निर्धारण, ठीक, इसको कहते हैं रई पद्धति। इसको क्या कहते हैं बच्चों? रई पद्धति कहते हैं। यानी राज्य द्वारा सभी अनाजों के मूल्य क्या कर दिए गए? तय कर दिए गए कि भाई गेहूं इतने में बिकेगा, चना इतने किलो बिकेगा, चावल इतने प्रति किलो बिकेगा। जो मूल्य राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए, कोई भी व्यापारी उससे अधिक मूल्य पर अनाज नहीं बेच सकता था। सबसे पहला बात बच्चों समझिएगा, जो मूल्य अनाज के राज्य द्वारा तय किए गए, कोई भी व्यापारी चाहे सार्वजनिक तौर पर चाहे व्यक्तिगत तौर पर उससे अधिक मूल्य पर वो नहीं बेच सकता था। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती थी, दूसरी शर्त थी बच्चों कि भाई मूल्य तो आपने तय कर दिया, लेकिन अनाजों की आपूर्ति भी तो आपको सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि भाई अगर वस्तु के मूल्य को कंट्रोल करना है तो मांग और आपूर्ति में संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ी तो भी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, और अगर आपूर्ति गिरी तो भी वस्तु का मूल्य इंक्रीज करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तु के मूल्य को तो कंट्रोल कर लिया, नियत कर दिया, लेकिन उस अनाज की आपूर्ति भी तो सुनिश्चित करनी होगी। तो अनाज की आपूर्ति के लिए उसने क्या किया? उसने कहा कोई भी व्यापारी अनाज सिर्फ कहां बेचेगा? हमारे बाजार में बेचेगा। कोई भी व्यापारी अनाज सिर्फ दिल्ली के बाजार में बेचेगा। अनाज सिर्फ दिल्ली के बाजार में बेचेगा। यानी सारे व्यापारी अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए बाजार में अपने अनाज को बेचेंगे। अब तो देखिए बच्चों, ये तो मोनोपोली है ना एक तरीके से।
भाई आपने बाजार अपना बनाया और सारे व्यापारियों को अनिवार्य कर दिया कि आप कहां बेचोगे, यहीं पर बेचोगे। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, एक तरफ तो उसने व्यापारियों के द्वारा आपूर्ति को सुनिश्चित किया, दूसरी तरफ जो राजकीय भूमि थी बच्चों, राजकीय भूमि का मतलब होता है खालिशा भूमि। राजकीय भूमि को क्या कहते हैं? खालिशा भूमि कहते हैं। अब भाई जितनी ज्यादा राजकीय भूमि होगी उतना ज्यादा राज्य का आय भी होगा। तो राजकीय भूमि को उसने क्या किया? बड़ा किया, ज्यादा से ज्यादा राजकीय भूमि का विस्तार किया। कहते हैं जितनी भी मिल्क भूमियां या मददे माश भूमियां, कहने का मतलब धार्मिक उद्देश्य से या मुसलमान उलेमाओं को या किसी भी तरह से जो भूमियां राज्य की तरफ से अभी तक अनुदान दी गई थी, उन सारी भूमियों को इसने क्या किया? छीन लिया और पुनः उन सारी भूमियों को क्या किया? राज्य में शामिल कर दिया। उसने सारी भूमियों को क्या किया? राज्य में शामिल कर दिया। तो इससे क्या हो गया? खालिशा भूमि का विस्तार हो गया। खालिशा भूमि के बढ़ने से भी अनाज की आपूर्ति क्या हुई? बढ़ गई। कहते हैं अनाज की आपूर्ति इतना अधिक अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था बच्चों कि अमीर खुसरो के हिसाब से अकाल पड़े या सूखा पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता था। बर्नी तो यहां तक कहता है कि 1335 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के अनाजों को लोगों ने खाया। इसका मतलब है कि इतना बेहतर तरीके से उसने बाजार व्यवस्था को नियमित किया कि उसमें एक बड़े स्तर पर अनाजों का संग्रहण हो पाया। ठीक। तो दूसरा इसने ये लागू किया। तीसरा कहा जाता है कि मेरठ से लेकर प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक बच्चों ये सारी भूमियां मूल रूप से क्या हो गई थी? खालिशा भूमि में बदल गई थी। किस भूमि में? खालिशा भूमि में। अब ये भूमि बच्चों, इस पर खेती कौन करेगा? किसान करेगा। खेती कौन करेगा? किसान करेगा। यहां पर कहा जाता है कि अवध के यानी गंगा दोआब क्षेत्र के महत्व को सबसे पहली बार इल्तुतमिश ने समझा था और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। कहते अलाउद्दीन खिलजी ये जानता था कि ये पूरी तरह से प्रोडक्टिव बेल्ट है, उपजाऊ भूमि है, इसलिए वो मसाहत लागू करता है, भूमि की पैमाइश कराता है, उपज के आधार पर उसने टैक्सेशन लागू किया। उसने कहा कि यहां पर जो कर की दर होगी वो 1/2 होगी। कितना मतलब? 50%। तो शरीयत के अनुसार इससे ज्यादा कर नहीं लगाया जा सकता था और इस्लाम के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी कभी नहीं गया। तो शरीयत के अनुसार मैक्सिमम टैक्स की दर अलाउद्दीन खिलजी बच्चों क्या करता है? लागू करता है। इससे भी क्या हुआ? अनाज का उत्पादन अनाज की आपूर्ति राज्य की तरफ क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक। और सबसे बड़ी बात, जब उसने टैक्स लागू किया तो उसने किसानों से कहा, किसान जो है लगान की अदायगी यानी ये जो 50% किसान लगान की अदायगी करेगा ये तुरंत करेगा। तुरंत का मतलब है कि यह किसान अनाज काट के घर नहीं ले जाएगा, ये खेत से ही यह अनाज जो है नगद रूप में किसको देगा? व्यापारी को देगा। नगद रूप में किसको देगा? व्यापारी को देगा। और यह व्यापारी डायरेक्ट इसे कहां लाएगा? दिल्ली के बाजार में। दिल्ली के बाजार में इसे क्या करेगा? लाके बेचेगा। क्योंकि जितना लेट होगा, परिवहन का जितना विस्तार होगा, इसका मूल्य उतना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट वो यानी किसान को इस बात के लिए प्रेशराइज करता है कि आप डायरेक्ट जो है अपने खेत से ही लगान की अदायगी करिए। इससे किसान को बच्चों क्या होता था? नुकसान होता था। किसान को इससे लॉस था, हानि था, नुकसान था। इस तरह उसने बाजार व्यवस्था को क्या किया? इंप्लीमेंट किया। ठीक है। मेरी बात पता नहीं आप लोग समझ में आ रही कि नहीं? एक सेकंड दोस्तों। तो ये तो रही बाजार व्यवस्था के बारे में बात। अब दूसरा बाजार उसका था वस्त्रों का बाजार। ठीक है। तो वस्त्र बाजार के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक है बच्चों जिसने, कहा जाता है कि वस्त्रों के बाजार के लिए मुल्तान के व्यापारियों को अग्रिम राशि देता है। अग्रिम राशि का मतलब होता पेशगी देना। ठीक है। जो मुल्तान के व्यापारी थे, चूंकि वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे, तो वो वस्तु मध्य एशिया से भी लाते थे। भाई सीधी सी बात है, दूसरे देश से जब हम वस्तु ला रहे हैं तो उस वस्तु का मूल्य जो है कम ज्यादा हो सकता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य में पहले से ही वस्तु का मूल्य तय करके बैठा है कि नहीं, आप वस्तु जब भी बेचेंगे हमारे द्वारा नियत किए गए मूल्य पर बेचेंगे। अब ऐसे में मान लीजिए हम 100 रुपए का कोई कपड़ा मध्य एशिया से लाए
और अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार में तय किया है कि भाई इस कपड़े का मूल्य 60 रुपए है, तो हम तो 40 के नुकसान में चले जाएंगे ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा आप अपनी पूंजी न लगाओ, हम आपको अग्रिम राशि देते हैं, हम राज्य की तरफ से आपको धनराशि दे रहे हैं और इसी धनराशि से आप वहां से वस्तुएं लाइए और हमारे द्वारा नियत किए गए मूल्य पर आप क्या करिए, बेचिए। तो मुल्तान के व्यापारियों को उसने अग्रिम राशि दिया। अच्छा, दूसरी बात, तो ये व्यापारी जो आयात करते थे वस्त्रों का, तो अगर आप मुसलमान व्यापारी हैं, अगर मुसलमान व्यापारी है बच्चों, तो मुसलमान व्यापारी होने पर उससे 5% आयात कर लेता था। मुसलमान व्यापारियों पर 5% आयात कर लगता था, और अगर हिंदू व्यापारी है तो 10% आयात कर लगता था। हिंदू व्यापारी होने पर 10% आयात कर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो वस्त्रों को भी उसने क्या किया, पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया। ठीक, अच्छा, के अतिरिक्त बच्चों मवेशियों की जहां तक बात थी, तो मवेशियों का भी उसने मूल्य तय किया था कि भाई अगर खच्चर है तो इतने का, घोड़ा है तो इतने का। ठीक, अच्छा, विदेशों से जो घोड़े आयात होते थे, उन विदेशों से घोड़े आयात करने में जो मीडिएटर थे, जितने अधिक मीडिएटर होते थे घोड़े का दाम उतना बढ़ जाता था। अरब और काबुल दोनों घोड़े के लिए फेमस होते थे बच्चों। तो भारत में अधिकतम घोड़े विदेशों से मंगाए जाते थे और उसमें कई तरह के जो है दलाल या मीडिएटर होते थे बीच में। अलाउद्दीन खिलजी उनको क्या करता, हटा देता बीच से, और डायरेक्ट राज्य के स्तर पर वह जो है घोड़ों की खरीदारी करता है। तो इससे भी घोड़ों का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, और नियत किए गए मूल्य पर ही ये घोड़े दिल्ली सल्तनत में माने यहाँ पर क्या होते थे, बेचे जाते थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में ही बिकेंगे। कहते हैं कि दाग और हुलिया पद्धत को भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। ठीक है, ताकि एक घोड़े को एक बार से अधिक काउंटिंग न हो पाए। ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मवेशी बाजार में भी क्या किया जा सके, रोका जा सके बच्चों। ठीक है, दासों और मवेशियों को। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है एक सुदृढ़ जो है बाजार व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। लेकिन दुर्भाग्य यह था बच्चों कि यह बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की पूरी तरह शक्ति संतुलन पर या व्यक्ति केंद्रित थी। व्यक्ति केंद्रित का मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति ही इस बाजार व्यवस्था को संचालित कर सकता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। ठीक है, जिस कठोरता के नियमों के आधार पर, जिस शक्ति के संतुलन के आधार पर उसने इस बाजार व्यवस्था को लागू किया, उसी तरह यह बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही समाप्त हो गई। अगर यह शक्ति संतुलन या इतनी कठोरता से इंप्लीमेंट न की गई होती तो शायद यह बाजार व्यवस्था आगे भी क्या होती, संचालित होती। लेकिन चूंकि यह शक्तियों के आधार पर पूरी कठोरता से अलाउद्दीन खिलजी ने इसे इंप्लीमेंट किया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर जो है अभी हमने आर्थिक नियमों या आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा भी नहीं किया बच्चों। आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा अभी नहीं हुई है। ठीक है, ये क्लास आगे कल रहेगी उसमें, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने उस पे जाना बच्चों। आपको पहले कोड नोट करना है सभी लोगों को। 1 सेकंड, सभी लोग हमको देख पा रहे हैं अगर 1 मिनट 1 सेकंड बच्चों, सभी लोग। देखिए बच्चों, आप सभी लोगों को आज का जो कोड है बच्चों वो है 75 86 77, यानी 758677। तो 1 मिनट बाद जो है बच्चों हम इस क्विज को कराने चल रहे हैं सभी लोगों को। तो सभी लोग अपने मोबाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। पहले कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, पहले सभी लोग सुन लीजिए कैसे करना है। जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं बच्चों, सभी अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड जब करेंगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपका ये मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे, जब ऐप को ओपन करेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों टेस्ट लिख के आएगा। इस टेस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखेगा ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन लिख के आएगा। ज्वाइन पे आप जाओगे,
आपसे कोड मांगेगा, लेकिन यहां पर टेस्ट लिखेंगे बच्चों। पहले आप प्लस पे आएंगे, ठीक है। ऐप को ओपन करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक। ऐप को आपने ओपन किया, ऐप आप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको प्लस पर जाना है, प्लस को ओपन करेंगे, सबसे नीचे टेस्ट लिखा होगा, टेस्ट को ओपन करना है। टेस्ट को ओपन करेंगे, फिर आपको ज्वाइन पे जाना है, और ज्वाइन जाएंगे तो आपको कोड मांगेगा, ठीक है। कोड हमने आपको ये बता रखा, ये यही कोड है, ठीक है। इतना आप कर लीजिए। 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद आपको मैं क्विज स्टार्ट कर रहा हूं। यहीं पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा। बच्चों आप 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। सभी लोग वेट कर लीजिए 1 सेकंड जो है, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। चलिए आपका सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है आज जो है, फटाफट रेडी हो जाइए। और आप लोगों को ये कोड दिख रहा होगा, सभी लोगों को बच्चों ये कोड दिख रहा होगा। कम से कम 2 बच्चे ज्वाइन करेंगे तब तो होगा। चलिए बच्चों फटाफट, आप लोग को आवाज हमारी सुनाई दे रही है? सभी लोग ज्वाइन करिए। आपका न्यू कोड है बच्चों, नया कोड है, इसको फिर से आप लोग, ठीक है, फटाफट ज्वाइन करिए, फटाफट ज्वाइन करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोड आपके सामने दिख रहा होगा, सभी लोगों को कोड दिख रहा होगा बच्चों। वेरी गुड।
ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट आप लोग कोड डालने की कोशिश करिए। 72050852 ये कोड है, ठीक है, बहुत अच्छा। फटाफट लोग जुड़िए, फटाफट जुड़िए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलिए, वेरी गुड। चलिए 13 लोग अभी जुड़े हैं। चलिए फटाफट बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए बच्चों। 720852 आपका ये कोड है। फटाफट लॉगिन करिए, अपने कोड को एंटर करिए आप लोग जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का स्टार्ट करें बच्चों। वेरी गुड, 70 लोग हो गए हैं। फटाफट चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं और बाकी लोग भी जुड़ जाएं। वेरी गुड बच्चों, फटाफट करिए। कोड थोड़ा सा चेंज हुआ है, नया कोड हो गया है, फिर से हमने क्लास को क्रिएट किया है, ठीक है, इस वजह से कोड नया है। 19 लोग जुड़ चुके हैं। फोर्टीन सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है। आज चूंकि सेकंड डे है इसलिए हमने केवल 10 क्वेश्चन रखा है। जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन है बच्चों। आपका टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से टॉपिक है। उम्मीद है बहुत अच्छा करोगे आप लोग बच्चों, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 40 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग रेडी हो जाइए। स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चों। सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंग्लिश वर्जन में आया है पहले बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बुद्धिज्म लिटरेट द डील्स विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करना था बट इंग्लिश आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करिए, आप लोग कर सकते हैं। चलिए 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होगी बट 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, ठीक है। %20 लोगों ने राइट आंसर किया है, 20% लोगों ने राइट आंसर किया है, जिसमें साधना जी नंबर 1 पे हैं, शिवम त्रिपाठी, जागृति सिंह देव, सुनील मिश्रा। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है बच्चों। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों की उनके बोधन मार्ग, ठीक है, के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? राइट कथन पूछ रहा बच्चों, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में केवल बड़ा है। 53% लोगों ने राइट आंसर किया, वेरी गुड। साधना अब भी नंबर 1 पे बनी हुई है। शिवम त्रिपाठी, दीपक सलोनी, सिद्दीकी साहब, जागृति। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? सही कूट का चयन करना बच्चों, सही कूट का चयन करना है, ठीक है। चलिए सही कूट का चयन करिए, चारों विकल्प। कौन सा कूट सही है? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। चलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप लोग चलिए फटाफट। कौन सा इसमें राइट क्वेश्चन है? बहुत पढ़ाया हूं इसको, बुद्ध की पूरी यात्रा बताया हूं, कहां कहां बुद्ध गए बच्चों।
केवल 30% लोगों ने, सॉरी हो, केवल 30% लोगों ने आंसर किया बच्चों। साधना अब भी नंबर 1 पे बनी हुई है। दीपक, सालवी, प्रिया, वेरी गुड। शिवम त्रिपाठी, सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? वेरी गुड। स्थानकवासी संप्रदाय बच्चों लिखाया हूं आपको, स्थानकवासी संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव मत किस धर्म से रिलेटेड है बच्चों? कितने लोग लाए? वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं। बौद्ध मत, भारत की धार्मिक प्रथाओं में देखिए कितने लोग, 28% लोगों ने राइट आंसर किया बच्चों। ठीक है, साधना अभी भी नंबर 1 पे बनी है। प्रिया, दिव्या सिंह, शिवम त्रिपाठी, अनिकेत कुमार, दीपक, शाल्वी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमेज द फॉलोइंग ऑफ द फ्यूचर बुद्धाज येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड? कौन है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन ये भी। ओ सॉरी, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, 1 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए कौन सा है, चलिए ऊपर कर दे रहे हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? 8 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड, 6 सेकंड। अवलोकितेश्वर, ठीक है। 42% लोगों ने राइट आंसर किया। देखते हैं, साधना अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है, लेकिन नहीं, नंबर 3 पे गई। प्रिया दिव्या सिंह, प्रिया दिव्या सिंह नंबर 1 पे आई। शिवम त्रिपाठी अभी भी नंबर 2 पे है। वेरी गुड। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में बच्चों पूरा जोश बनाए रखिए अपना एकदम। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु वयस्क रूप से, और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, अपितु वयस्क रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। केवल एक सही, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही बच्चों। चलिए कौन सा आंसर होगा? सौत्रांतिक सर्वास्तिवादी, ये आपके रिलीजन के सिद्धांत है बच्चों। 29% लोगों ने राइट आंसर किया है, ज्यादातर तुक्का से सही किए होंगे बच्चों। शिवम त्रिपाठी नंबर 1 पे आ गए। प्रिया दिव्या सिंह नंबर 2 पे आ गई। मंजू, शिवशंकर। चलिए, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पार्ट पड़ेगा बच्चों ये। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, ठीक है, जो कहां पर पाई गई है? ये बोधिसत्व पदमपाणि, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अजंता बादामी गुफा बाघ में, ठीक है, एलोरा में, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको करना चाहिए। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, 7वां क्वेश्चन है। लाइव कितने हैं? ठीक है, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% लोगों ने राइट किया है। शिवम त्रिपाठी नंबर 1, शिव शंकर गुप्ता नंबर 1 पे आ गए आप। चलिए वेरी गुड। प्रिया, शिवम, मंजू, जागृति, भारती। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? रिपीटेड क्वेश्चन आ गया शायद। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, मे बी शायद बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। चलिए 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड बचा हुआ। 12, 11, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए कौन सा आंसर सही होगा? ये तो आपको 100% लोगों को सही करना चाहिए। ओहो, ऐसी मिस्टेक कैसे हो रही है? शिवम त्रिपाठी जी 283, शिवशंकर गुप्ता नंबर 2 पे आ गए आप। चलिए लास्ट को अभी नहीं, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बच्चों ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है।
ब्राह्मणों ने गुप्त काल में शिक्षा का एकाधिकार कर लिया था और संस्कृत समाज में कुलीन वर्ग की भाषा बन गई थी। स्टेटमेंट दिया है, कौन से स्टेटमेंट सही है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपने धर्म के लिए सरल दृष्टिकोण और जनता की भाषा में उनके प्रचार के कारण लोकप्रियता हासिल की। महायान बौद्ध धर्म के विकास के साथ संस्कृत को फिर से गति मिली। ठीक है, कौन कौन सा इसमें सही होगा? कौन कौन सा इसमें राइट होगा बच्चों? %35 लोगों ने राइट आंसर किया है। शिवम त्रिपाठी, साधना जी 9वें नंबर पे चली गई हैं। देवाशीष पटनायक वेरी गुड, सेकंड रैंक आ गए आप। शिवशंकर गुप्ता थर्ड, सिद्दीकी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। बौद्ध संगीति और जौन संगीति को मिलाने के लिए दिया है, पूछ रहा है प्रथम बौद्ध परिषद राजगिरी, प्रथम जैन परिषद वल्लभी, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली, तृतीय जैन परिषद पाटलिपुत्र। उपयुक्त में से कौन सही ढंग से मेल खाती है? राइट इसमें कौन सा है? कौन कौन सा सुमेलित है बच्चों? कौन कौन सा सुमेलित है देख लीजिए। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगिरी में, एकदम सही है। पढ़ाया हूँ बच्चों, इसको ग्राफ भी बनवाया हूँ, अध्यक्ष राजा सब लिखवाया हूँ। ठीक है, और निराश मत करिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा बच्चों, सही होना चाहिए। 36%। शिवम त्रिपाठी पहली रैंक हासिल की है, शिवशंकर गुप्ता सेकंड रैंक, देवाशीष थर्ड रैंक। ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चन रखा हूँ, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों टोटल लर्नर्स 30। ठीक है, तो आज सभी लोग, कल से सभी लोग जुड़िएगा क्लास से बच्चों। आज सेकंड डे था आपका। ठीक है, सेकंड डे था बच्चों। ठीक, चलिए सभी को हमारी तरफ से शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में और रात को 10 बजे स्पेशल क्लास में। ठीक है।